गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई, उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। चंद्रवती, तू जानती है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हाँ महाराज, पर चंद्रवती के ऐसे बाग कहाँ कि तुम सिर्फ उसी से प्रेम करो। इन बातों को छोड़ो चंद्रवती, भगवान की सौगंध, जब भी मौका मिला मैं तुझसे विवाह कर लूँगा, रानी तुझे ही बनाऊंगा। ठीक है महाराज, अब ये बताओ कि चंद्रवती को इस समय तुम्हारी क्या सेवा करे। मैंने तुझे एक खास काम से बुलाया है चंद्रवती, और ख़ास काम ये है कि रानी राजकमल को जानती है। अरे वाह, क्यों ना जानूंगी। चंद्रवती ने कहा, तेरा क्या ख्याल है उसके बारे में। मेरा ख्याल ना पूछो महाराज तो अच्छा है। चंद्रवती, मैं तुझसे जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। सच्चा सच्चा जवाब दो महाराज, बुरा तो नहीं मानोगे। नहीं मानूंगा, वादा करता हूँ। तो फिर मेरी बात मान लो महाराज कि वो अच्छी औरत। अरे अगर बुरी है तो क्या बुराई है उसमें। बस महाराज, उसे देखकर मुझे यूँ लगता है जैसे वो बहुत ही खतरनाक औरत हो। भगवान की सौगंध, वो मुझे जहरीली नागन मालूम होती है महाराज। खूब है तेरे मन चंद्रवती, क्यों कहता है ये बात, बस मैं ना जानूं महाराज। चंद्रवती को तो वाकई रानी बनने के काबिल है। रानियों को इतना ही चालाक होना चाहिए। तूने रानी राजकमल के बारे में सही अंदाजा लगाया है, वो वाकई नागन है। सच कहा ना मैंने महाराज। चंद्रवती खुश होकर बोली, हाँ यकीनन। लेकिन चंद्रवती, क्या तू ये बात जानती है कि वो नागन हमारे लिए किस कदर खतरनाक हो सकती है। वो राजगद्दी पर काबिज है। जब तक वो जिंदा है हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, और हमारे रास्ते का वो सबसे बड़ा पत्थर है। बातें तो मैं सही समझ सकते हो जेतलक महाराज। मैं जानता हूँ चंद्रवती, इसलिए तुझसे कह रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे क्या करना होगा। नागन को जहर से हलाक करना होगा, जेतलक ने कहा, और चंद्रवती हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी। मैं नहीं समझी महारानी, चंद्रवती तो राजकमल को जहर देगी। हाय राम, मैं चंद्रवती किसी कदर खौफजदा लहजे में बोली। रानी बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है चंद्रवती, ऐसे ही रानी नहीं बन जाए तू। पर महाराज, मैं उसे जहर कैसे दूंगी, मैं तुझे बताता हूँ, सुन। इस समय राजकमल एक कैदी की हैसियत से हमारे पास कैद है। कैदी की हैसियत से? चंद्रवती ने हैरत से पूछा। हाँ, तू इन बातों को जाने दे। बस इतना जान ले कि वो महल के अंदरूनी हिस्से में कैद है। इस वक्त कोई उसका मददगार नहीं, और वो हमारा किसी से कुछ बिगड़वा भी नहीं सकती। वो कैद है, और उसने एक जुर्म किया है जिसकी वजह से सब उसके मुखालिफ हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि उसे खामोशी से उसी कैद खाने में ख़त्म कर दिया जाए। ओहो, जो आ गया महाराज, मगर जहर कैसे दूंगी मैं उसे, जिस तरह मैं बताऊंगा। तो क्या आज ही? हाँ आज ही, और मैं तुझे जहर दूंगा। मुझे पता है कि राजकमल रात को दूध पीकर सोने की आदी है, और वह दूध में जहर आसानी से मिलाया जा सकता है। ये दूध तू लेकर जाएगी और अपने सामने उसे पिलाएगी, क्या समझी? जो आ गया महाराज, मगर मेरा मन कांप रहा है। चंद्रवती, अगर तेरा मन कांप रहा है तो तू यकीन कर ले कि तू रानी बनने के काबिल नहीं। रानियों को तो बहुत मजबूत होना चाहिए। तू अपने अंदर मजबूती पैदा कर। चंद्रवती, तुझे मालूम है कि रानियों पर कैसे बुरे हालात पड़ते हैं। ये तो ठीक है महाराज, लेकिन उसको पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा बेवकूफ़? अगर पता चल भी गया तो वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं जो तेरे साथ हूँ। जो आगे मगर महाराज, मैं तैयार हूँ। चंद्रवती ने कहा, तो सुन, ये जहर मैं उसे देने के लिए तुझे दूंगा। तू खामोशी से उसके दूध में मिला देना और उसे राजकमल के पास ले जाना। ठीक है महाराज। बाद में हम लोगों को इतला देंगे कि राजकमल ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। तू जानती है चंद्रवती कि मैंने ये राज तुझे सिर्फ इसलिए बता दिया है कि तू महारानी बनने वाली है, वरना आम लोगों को ये बात मालूम भी नहीं होनी चाहिए, और तू अच्छी तरह समझती होगी कि हमें इस राज को किस तरह छुपाना है। ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, ऐसा ही होगा। चंद्रवती ने जवाब दिया। जेतलक ने राजकमल की मौत का इंतजाम कर लिया था, और अब उसे यकीन था
कि वो इस राजधानी का तनहा मालिक होगा। ठाकुर संग्राम को ये बता देना काफ़ी होगा कि राज कंवल ने बदनामी और डर के खौफ से खुदकशी कर ली। ज़ाहिर है कि संग्राम जी को उसकी मौत के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत ना थी, और अब राज कंवल मर जाएगी तो लोग मुतमिन हो जाएंगे और जय तिलक पर भी कोई शुबा नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह जय तिलक का अपना राज रह जाएगा और किसी को पता ना चल सकेगा कि राजा प्रधान की मौत में राज कंवल के अलावा किसी और का भी हाथ हो सकता है। चंद्रवती पर जय तिलक को पूरा भरोसा था। ये चालाक औरत काफ़ी अरसे से महल में थी और जय तिलक उसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखता था। चंद्रवती उसे मोहब्बत का इजहार भी करती थी और इसके अलावा उसके लिए ये दिलचस्पी से कम नहीं थी कि उस राजधानी की मलका बना लिया जाए। चुनाचा जय तिलक जानता था कि वो शीशे में उतर चुकी है और अब उसकी मुकम्मल कोशिश होगी कि वो राज कंवल को हलाक कर दे। और जय तिलक का ये अंदाज़ा दुरुस्त ही था कि जय तिलक ने चंद्रवती को जो जहर दिया था वो उसने नहायत होशियारी से अपने पास रख लिया, और फिर रात को वो बड़े इत्मीनान से राज कंवल के लिए दूध लेकर गई और दूध में जहर मिला हुआ था। चंद्रवती कमरे में अंदर दाखिल हुई तो राज कंवल आराम से छप्पड़ खाट पर लेटी हुई थी। यूँ लगता था जैसे वह सो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई उसके नज़दीक पहुंच गई। उसने सोचा कि राज कंवल को आवाज़ दे, मगर एक औरत का खौफ उसके ज़हन पर हावी था। ताहम उसके पैरों के पायल ने राज कंवल को उसकी आमद का एहसास दिला दिया और उसकी आंखों में हल्की सी दर्द पैदा करके चंद्रवती की तरफ देखा। फिर उसने पूरी आंखें खोली और देर तक चंद्रवती की तरफ देखती रही। ना जाने वह सोच में डूबी हुई थी और अपने तौर से चंद्रवती की सूरत देख रही थी, और चंद्रवती को उसकी ये आंखें बेपनाह खौफनाक महसूस हुई और उसका दिल वहशत से लरजने लगा। क्या राज कंवल को कोई शुबा हो गया है? और उसका बदन होले होले कांपने लगा। लेकिन चंद्रवती ने उसे आराम में रखने की पूरी कोशिश की और राज कंवल ने अपनी करवट बदली। क्या है री, और कौन है तू? उसने पूछा। चंद्रवती हूँ महारानी। अरे होगी, पर यहाँ क्यों आई है? दूध लाई हूँ महारानी के लिए। और ओहो, अब इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है चंद्रवती? महारानी सुंदर बनी रहें, मन चाहे तो पी लें, वरना जैसे आ गया। मन तो अब किसी बात को नहीं चाहता चंद्रवती। क्यों महारानी? बस कैदी जो हूँ। खैर छोड़ो इन बातों को, बैठो चंद्रवती। दूध रख दे, राज कंवल ने कहा, और वह शायद आराम करने के मूड में थी या फिर शायद उसके ज़हन में कोई और प्रोग्राम काम कर रहा था। चंद्रवती ने दूध का गिलास एक तपाई पर रख दिया और खुद राज कंवल के पैरों के नज़दीक बैठ गई। चंद्रवती है तेरा नाम? जी महारानी। महल में कब से है? बहुत समय गुजरा महारानी। तब तो महल के बारे में बहुत कुछ जानती होगी। हाँ महारानी, बचपन यहीं बीता, जवान यहीं हुई। राज कंवल ने आहिस्ता से कहा। प्रेम करती है किसी से? प्रेम? चंद्रवती एकदम बौखला गई। हाँ प्रेम। क्यों? कोई ऐसी अनहोनी बात पूछ ली मैंने? राज कंवल ने उसकी आंखों में देखा। नहीं महारानी, परंतु क्या? राज कंवल न जाने किस मूड में थी। शायद वो तफरीहन उससे गुफ्तगू करना चाहती थी। हम दासी हैं महारानी। हम दासियों को इतनी मोहलत कहाँ मिलती है कि वो प्रेम के चक्कर में पड़े। ओहो, अच्छी तरह जानती हूँ तुम दासियों को झूठ बोलकर आराम करने। आज राज कंवल ने मुस्कुराते हुए कहा और चंद्रवती को भी घूरने लगी। भगवान की सौगंध महारानी, मैंने किसी से प्रेम नहीं किया। तो क्या तू कंवारी है अब तक? हाँ महारानी, चंद्रवती मुस्कुराते हुए बोली। जय तिलक से बरसों का याराना था। कंवारापन तो न जाने कब का ख़त्म हो गया था और उसकी पक्की औरत थी, लेकिन ऐसे बन रही थी कि राज कंवल जैसी औरत को उसने धोखा दे दिया। राज कंवल बड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, बड़ी बेवकूफ़ है रे तू। भला जीवन में प्रेम के बिना और क्या होता है? हाँ महारानी, सुना यही है। नहीं महारानी, लाज आवे है। बट पागल है कहीं की, राज कंवल ने कहा और फिर थोड़ी देर तक सोचती रही। चंद्रवती की निगाहें उस पर लगी हुई थीं। वो सोच रही थी कि उसका काम मुकम्मल हो जाए और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वैसे राज कंवल से मिलने के बाद, उसे बातें करने के बाद उसे ना जाने क्यों थोड़ी सी हमदर्दी का एहसास हुआ था। रानी इतनी बुरी तो ना थी, बातें अच्छी तरह कर लेती थी, वरना रानियां तो दासियों को मुंह भी नहीं लगाती और उनके नज़दीक दासियों की हैसियत ही किसी खिलौने से ज़्यादा नहीं होती। वो दासियों से भी क्या इस तरह पेश आती हैं। लेकिन बहरहाल उसने ज़हन में आने वाले ख्यालात को जल्द ही झटक दिया, क्योंकि उसके प्रेमी जय तिलक ने उसके सुपुर्द जो काम किया था उसे करने में ही उसका जीवन था, और उस काम के मुकम्मल होने के बाद ही जय तिलक उसे यहाँ की रानी बना सकता था।
जो जाहिर है कि रानी राजकमल के जीवन में मुमकिन न था। हाय राम रानी, चंद्रवती के मुंह से बेसाख्ता निकल गया और राजकमल चौंक कर उसे देखने लगी। क्या बात है री? कुछ भी नहीं महारानी, कुछ भी नहीं। झूठ बोल रही है मुझसे। नहीं तो महारानी, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बातें करना क्यों नहीं करती? मैं तुझसे बातें करना चाहती हूँ। तू बेवकूफ़ों की तरह खामोश बैठी है। मैं तैयार हूँ महारानी, भगवान की सौगंध मैं तैयार हूँ। चंद्रवती जल्दी से घबरा कर बोली। चंद्रवती, राजकमल ने एक ठंडी सांस लेकर उसे पुकारा। जी महारानी, क्या तू मेरी सखी बन सकती है? चंद्रवती, मैं महारानी, मैं, हाँ हाँ, और मैं तुझसे ही मैं कह रही हूँ। मैं तो दासी हूँ महारानी, और एक दासी एक महारानी की सखी कैसे बन सकती है? क्या तू मनुष्य नहीं है चंद्रवती? वो तो हूँ महारानी, मगर क्या चंद्रवती? मैं दासी हूँ महारानी आपकी, और अगर आप ये इज्जत मुझे दे रही हैं तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ? हाँ चंद्रवती, तू ये सोचेगी कि शायद हम अपना मतलब निकालने के लिए तुझे सखी बना रहे हैं, पर इस पर यह बात नहीं है। भगवान की सौगंध, हमने जिसे सखी कहा है उसे जीवन भर निभाया है। और हमारी भी एक सखी थी, कभी अकेली ही वह सखी थी, और नाम था उसका रूपा। चंद्रवती, हमने कभी उसका अपमान नहीं किया, हमने उसे हमेशा सखी की इज्जत दी। बहुत अच्छी लड़की थी वो, लेकिन बस भगवान को उसका साथ मंजूर न था, वो मर गई। राजकमल ने कहा। हाय राम, कैसे मर गई वो बेचारी? बस मौत आई थी उसकी। हाँ महारानी, मौत से कौन जीवन बचा सकता है? तो तूने बताया नहीं चंद्रवती। राजकमल चौंक कर बोली। क्या बताऊं महारानी? मैंने कहा ना, ये तो हमारे भाग हैं, लेकिन चंद्रवती, क्या तुझे मालूम है कि हमारा जीवन खतरे में पड़ गया है? आपका जीवन? क्यों महारानी? बस कुछ देर में ही हमारे जीवन के पीछे पड़े हुए हैं। कौन है वो? क्या करेगी पूछकर चंद्रवती। महारानी ने मुझे सखी कहा है, और सखी होने के नाते से पूछ रही हूँ। तो सुन चंद्रवती, वो लोग हैं जो अब आसानी मेरा जीवन ले सकते हैं। उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं और अब मुझे मौत के घाट उतार देना चाहते हैं। हाय राम, कौन पापी है वो? तू उन्हें पापी ना कह। क्यों महारानी? वो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं और मैं उन्हें पापी भी ना कहूँ। चंद्रवती अपनी तरफ से राजकमल को पूरी तरह शीशे में उतार रही थी, और फिर भी चंद्रवती तो उनके सामने उनके नाम सुनेगी तो तेरे चेहरे पर खता हो जाएंगी। क्यों महारानी? आखिर वो हैं कौन? जे तिलक, राजकमल ने जवाब दिया, और चंद्रवती का कलेजा हलक हो आ गया। वो एकदम खामोश हो गई। जे तिलक राजकमल की जान का दुश्मन है, और राजकमल को उसके बारे में मालूमात हैं, और वह सिलसिले में उससे गुफ्तगू कर रही है, और उसका कोई बहुत बड़ा मकसद तो नहीं। वैसे तो राजकमल इतनी मुखलस भी ना थी कि वह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर जे तिलक का राज उसके सामने खोल देती। चुनाचा वो खामोश बैठी रही। डर गई न चंद्रमती? नहीं महारानी, पर मुझे बड़ा ही दुख हुआ। सिर्फ दुख? राजकमल ने तंदी अंदाज में उसकी तरफ देखा। महारानी, मैं दासी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? जीवन तो वार सकती हूँ आप पर, मगर मैं खुद क्या कर सकती हूँ? हाँ मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। राजकमल ठंडी आह भरकर बोली। ठीक है चंद्रवती, भाग में अगर यही लिखा है तो जीवन का खात्मा अगर ऐसे ही होना है तो फिर ठीक है, मुझे भी यह खात्मा मंजूर है। राजकमल ने कहा, और चंद्रवती उसे देखती रह गई। एक लम्हे के लिए चंद्रवती के दिल में फिर राजकमल की मोहब्बत जागी, लेकिन उसने उसे हमदर्दी को दबा दिया और खामोशी से उसे देखती रही। ला, दूध का गिलास उठा दे, राजकमल ने कहा, और चंद्रवती का दिल उछल कर हलक में आ गया। लेकिन वो कांपते कदमों से उठी और उसने दूध का गिलास लाकर राजकमल के हाथों में थमा दिया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता चंद्रवती। राजकमल ने गहरी सांस ली और दूध का गिलास अपने होंठों तक ले आई, और उस वक़्त उसके पीछे से एक हाथ उसकी सिमत में आया और उसने गिलास के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। राजकमल बुरी तरह चौंक पड़ी थी। चंद्रवती के सिवा उस कमरे में और कोई नहीं था। फिर यह हाथ कहाँ से आया? उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा, और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में बिजली सी कौंध गई और दिल में मसरत की लहरें उठने लगी। अजीब भी थी, तअज्जुब भी और मसरत भी। ये मजंडा था जो अपनी खौफनाक शक्ल के साथ मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मजंडा, राजकमल के होंठों से लरसती हुई आवाज उभरी। हाँ देवी, दास तेरे पास आ गया है, मजंडा मुस्कुराते हुए बोला। मजंडा, कहाँ मर गया था तू? कहाँ चला गया था तू? भगवान की सौगंध, बता तू कहाँ चला गया था? राजकमल खुशी से दीवानी हुई जा रही थी, और चंद्रवती हैरानी से उस खौफनाक इंसान को देख रही थी, जिसे इंसान कहना जरा मुश्किल ही था, लेकिन बहर सूरत जो इंसानों की तरह बातें कर रहा था
और सामान की तरह ही बोल रहा था। मुझे क्षमा कर दे देवी, बस कुछ देर हो गई, मजंडा ने आहिस्ता से कहा और फिर पलट कर उसके सामने आ गया। देर हो गई है, तुझे पता है कि मेरे ऊपर यहाँ क्या क्या बीत गई। हाँ देवी, मुझे मालूम है। फिर तुझे उसकी सज़ा दी जाए। तू जो सज़ा देगी देवी वो मैं कबूल कर लूँगा। चल, मैंने तुझे तेरे आने की खुशी में माफ़ कर दिया है, वो ठठक कर बोली। पर देवी, मैं बुरे वक्त में पहुँचा हूँ यहाँ पर। टंडा ने कहा, क्या मतलब? तू ये दूध पीने जा रही थी ना? हाँ, क्यों? इसमें विष मिला हुआ है देवी। विष? और आज कंवल हैरत से बोली। हाँ देवी, मजंडा ने जवाब दिया और चंद्रवती की तरफ देखा। चंद्रवती खौफ से पीली पड़ गई और उसका बदन थर थर कांप रहा था। राजकमल की निगाहें भी उसकी तरफ उठ गईं और फिर उसकी आंखों में शैतानियत उभर आई। उसके होंठों पर सफाक मुस्कुराहट फैल गई। ना जाने उसे कहां से ताकत हासिल हो गई थी। मजंडा के आने से उसके बदन में बेपनाह कुव्वतें भर गईं। मायूसी की जो कैफियत उस पर तारी थी वो एकदम दूर हो गई। वो खुद को बिल्कुल एक नया इंसान महसूस कर रही थी। हर चीज़ उसकी निगाहों में हीच हो गई और जे तलक को अब एक नाकारा मोहरा था। चुनाचा उसने चंद्रवती की तरफ देखा और फिर उसके हलक से एक खौफनाक कहका आज़ाद हो गया। अरे चंद्रवती, तू काम क्यों रही है? महारानी, महारानी क्षमा कर दें। अरे नहीं नहीं, तू तो मेरी सखी है। क्षमा कर दें महारानी, भगवान के लिए क्षमा कर दें। महारानी वो गया हुए लहजे में बोली। अरे तू तो मेरी सखी बन गई थी ना, राजकमल खौन खवार लहजे में बोली। रानी जी, भगवान की सौगंध है, मुझे नहीं मालूम था, मुझे क्षमा कर दे रानी। क्या नहीं मालूम था तुझे? यही कि इस दूध में विष मिला हुआ है। अरे छोड़ फिर इन बातों को, तुझे नहीं मालूम था ना? मुझे भी इस आदमी की बात पर यकीन नहीं, राजकमल मजंडा की तरफ देखते हुए बोली। और चंद्रवती की समझ में कुछ नहीं आया था कि वो क्या करे। मजंडा खुद थोड़ा सा हैरान रह गया था। राजकमल ने उसे देखा और फिर आहिस्ता से बोली, झूठ क्यों बोला है मजंडा, और इसमें विष कहाँ से आ गया? महारानी, मजंडा ने आहिस्ता से कहा, इसमें वाकई जहर है। पागल है तू तो। देख, अभी चंद्रवती इस दूध को पीकर दिखाएगी, राजकमल ने कहा और चंद्रवती एक बार फिर दहशत ज़दा हो गई। नहीं महारानी, मैं नहीं पीऊंगी। तो फिर इस बात का इकरार कर कि तुझे मालूम है कि इसमें विष मिला हुआ है, राजकमल सफाक लहजे में बोली। महारानी, मैं कहती हूँ जवाब दे, क्या तुझे मालूम है इसमें विष मिला हुआ है? राजकमल फिर खौफनाक लहजे में बोली। और चंद्रवती इस बात का क्या जवाब देती सवाए खामोशी के? सुन चंद्रवती। हाँ महारानी, चंद्रवती कांपते हुए बोली। अगर दूध में विष मिला हुआ है और अगर तुझे इसके बारे में मालूम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जीवन लेने आई थी। तूने मेरी सखी बनकर मुझे धोखा देने की कोशिश की और उसकी सज़ा ये है कि दूध तुझे खुद पीना पड़ेगा। और अगर तू कहती है कि तुझे नहीं मालूम इसमें विष मिला हुआ है या नहीं, तब भी ये तुझे ये दूध पीकर दिखाना होगा। रानी जी, चंद्रवती खौफ से थर थर कांपती हुई पीछे हटने लगी, लेकिन मजंडा आगे बढ़ आया। जाती कहाँ हैरी? और उसने आगे बढ़कर चंद्रवती की गर्दन पकड़ ली और राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। राजकमल की ताकत फिर से उद कर आई थी और ये ताकत मजंडा था। मजंडा इसे आगे लेकर आ, राजकमल ने कहा। और मजंडा ने चंद्रवती की गर्दन पकड़ ली और फिर उसकी गर्दन पकड़े पकड़े उसे राजकमल के करीब ले आया। चंद्रवती के हलक से खौफनाक चीख निकल गई, लेकिन मजंडा का हाथ उसके मुंह पर जम गया। अब चीखती क्यों है सुसरी? दूध तो तुझे पीना ही पड़ेगा, वो खौफनाक लहजे में बोला। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। चंद्रवती मचलने लगी, लेकिन मजंडा ने उसे अपने बाजों में कस लिया था और फिर उसने उसे जमीन पर लिटा दिया। ये गिलास तुझे पीना ही पड़ेगा, मजंडा ने कहा और फिर चंद्रवती की एक ना चल सकी। जहर का गिलास उसे पीना ही पड़ा और उसकी आंखें खौफ और दहशत से फैली हुई थीं। उसे अंदाजा था कि जो जहर वो राजकमल के लिए लाई थी अब खुद उसके बदन में उतर गया था। उसका नतीजा चंद लम्हात में ज़ाहिर हो गया। चंद्रवती का बदन तड़प रहा था, हाथ पांव मुड़ गए थे, पूरा बदन ईंट रहा था और आहिस्ता आहिस्ता उसने ज़मीन पर गर्दन डाल दी और फिर उसने दम तोड़ दिया। राजकमल के हलक से एक खौफनाक कहका आज़ाद हुआ था। फिर उसने मजंडा की तरफ देखा। मजंडा, वो खुशी से लड़ती हुई आवाज़ में बोली, हाँ देवी, क्या बात है? ये मर गई मजंडा, मुझे मारने आई थी, मर गई। राजकमल सफाक अंदाज में बोली। हाँ देवी, इसे मरना ही था क्योंकि इसने आपका जीवन लेने की कोशिश की थी। मगर मजंडा, तू बड़े वक्त पर आ गया, हालांकि मैं तुझसे सख्त नाराज थी। मैं नहीं जानती थी कि तू इतना समय लगा देगा और इस तरह गायब हो जाएगा।
देवी, भगवान की सौगंध, मुझसे भूल हो गई और तुझे तलाश करता रहा। हालांकि मैं काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन तो तुझे मिले ही नहीं थी। और आज कमल गर्दन हिलाने लगी। है मजंडा, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरे ऊपर क्या क्या बीती, और इस वक्त भी मैं एक कैदी की हैसियत से यहाँ पर कैद हूँ। मजंडा आ गया है महारानी, अब तुझे कौन कैद रख सकता है। हाँ, मैं जानती हूँ मजंडा, और अब तो मैं उनसे एक एक बदला भी लूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। वो क्या खुद को समझता है, खुद को हथियारा कहीं का। अच्छी तरह निपटूंगी अब। और मजंडा खामोशी से उसकी शक्ल देखता रहा। मेरे लिए क्या हुक्म है देवी? बस पहले चंद्रवती की लाश यहाँ से हटा दे। क्या मैं इसे जे तिलक के सामने डाल आऊं देवी, जिसने दानिश में तेरा जीवन ले लिया था? हाँ मजंडा, और उसे जे तिलक के सामने डाला, राजकमल ने कहा और मजंडा ने गर्दन हिला दी। फिर उसने झुक कर चंद्रवती की तरफ नजर उठाई और उसे लिए हुए बाहर निकल गया। राजकमल का सेरो खून बढ़ गया था और इन खौफनाक हालात में मजंडा की आमद उसके लिए बड़ी तकवीद का बायस थी। उसकी सारी परेशानियां एकदम दूर हो गईं और वो बेफिक्र थी। अब उसके सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल गया था और उससे कबल उसने कभी इस अंदाज में नहीं सोचा था। वो यही गनीमत समझ रही थी कि यहाँ से निकल जाए और अपनी जान बचा ले। वो जानती थी कि राज तिलक राजगद्दी हासिल करने के लिए रास्ते से हटाना उसे ज़रूरी ख्याल समझेगा, और बहरहाल उस वक़्त उसे मौका मिल गया है और वो उस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई थी और उसकी ताकत उसे वापस मिल गई। तुझे ही न बर्बाद कर दिया जे तिलक तो राजकमल नाम नहीं, उसने सोचा, और फिर आराम से सीधी मसहरी पर जा बैठी। थोड़ी देर के बाद मजंडा वापस आ गया और उसने राजकमल के सामने गर्दन झुका दी। काम हो गया मजंडा? राजकमल ने पूछा। हाँ देवी। क्या जे तिलक ने चंद्रवती की लाश देखी? देख ली देवी। और क्या हालत हुई उसकी? राजकमल ने मुसर्रत से पूछा। भूंज कर रह गया दीवाना, पागलों की तरह देखता रह गया था वो मजंडा। और तो थोड़ी देर तू वहां रुकता देवी, परंतु मजंडा के चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार छलकने लगे। क्यों, क्या बात है? एक खटना है देवी। क्या खटना है? राजकमल ने चौंक कर पूछा। तुझे अपने छुपे हुए दुश्मन के बारे में कुछ मालूम हुआ? बहुत कुछ मालूम हुआ मजंडा। तू मौजूद नहीं था तो वो मेरे ऊपर हावी हो गया था। उसने मुझे वो तकलीफें दी मजंडा की आज भी याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओहो, मुझे अफसोस है देवी। खैर, मगर तो उसके बारे में क्या कहना चाहता है? हाँ देवी, यही बताने जा रहा था। तो बता। पापी बड़ा ही जिद्दी है, बड़ा ही कठोर। जानती उसने सिर्फ तेरे लिए क्या ज्ञान सीखा है, और अब तो वो अपने ज्ञान में इतना बढ़ गया है कि हाँ आगे बोल मजंडा, राजकमल ने बेताबी से कहा। बहुत बड़ी शक्ति हासिल कर ली है उसने देवी, मजंडा ने जवाब दिया। ओहो, लेकिन अब तेरी मौजूदगी में भी वो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, राजकमल ने कहा। देवी, एक बात बता दूं तुझे, हमारे भी दर्जे होते हैं। पहले ओत, फिर बेर, फिर महाबेर, और उसके बाद संखी, फिर महासंखी, और इस तरह उनकी शक्ति बढ़ती चली जाती है और मैं सिर्फ बैर हूँ। क्या कहना चाहता है मजंडा? यही देवी के एक बैर महावीर के सामने बेबस हो जाता है। ओहो, तो क्या? हाँ देवी, रतन सिंह ने महावीर कब्जे में कर लिया है, मजंडा ने जवाब दिया, और राजकमल परेशान निगाहों से उसे देखने लगी। मजंडा की बात उसकी समझ में आ रही थी। क्या तू भी उसके सामने बेबस है? हाँ देवी। ओहो, ये नहीं हो सकता। मेरी बात मान ले देवी, आप उसके सामने कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसके खिलाफ कुछ करने पर आमादा हो गया और वो महावीर को मेरे मुकाबले पर ले आया तो मैं कुछ ना कर सकूंगा और महावीर मुझे भस्म कर देगा। ओहो, ये तो ठीक नहीं हुआ। गलती तेरी भी है देवी, मजंडा ने कहा। मेरी? हाँ देवी, मेरी क्या गलती है? तूने इतने ज्ञान सीखे, सब भूल गई, सिर्फ मजंडा तुझे याद रह गया। हाँ मजंडा, ये गलती हुई है मुझसे, राजकमल ने एतराफ़ किया। खुद उसने इस बारे में कई बार सोचा था। मजंडा पर तकिया करके उसने बाकी सारी बातों को भुला दिया था। काफ़ी देर तक वो गहरी सोच में गुम रही। हर एक गहरी सांस लेकर मजंडा की तरफ देखने लगी। अब क्या करूं मजंडा? तू जे तिलक से बदला लेना चाहती है देवी? हाँ, मेरा दिल यही चाहता है। तब फिर बदले की भावना मन से निकाल दे। क्यों? इसलिए कि जे तिलक ने रतन सिंह का सहारा लिया है। रतन सिंह का? हाँ, क्या तू नहीं जानती कि वह जवान कौन था जो आखिरी बार तेरे पास आया था? कब, कहाँ? राजकमल चौंक कर बोली। गोल किले की बात कर रहा हूँ। ओह सुंदर, राजकमल ने आहिस्ता से कहा। सुंदर नहीं, रतन सिंह कहो देवी। रतन सिंह? क्या मतलब? राजकमल उछल पड़ी। हाँ देवी, वो रतन सिंह था जो मिली भगत से सुंदर बनकर आया था और ऐन वक्त पर उसने जे तिलक को खबर दे दी।
सब कुछ सोच समझ कर किया गया है, सब तरकीबें थी। ओहो, राजकमल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और वह बुरी तरह दांत पीस रही थी। उसका बस नहीं चलता था कि जेतल की हड्डियां चबा डाले। वो सख्त तैश की आलम में थी, लेकिन बेबस थी। ना वो जेतल का कुछ बिगाड़ सकती और ना रतन सिंह का। मजंडा के आ जाने पर भी वो कुछ ना कर सकती थी और उसे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। देवी, मजंडा ने उसे मुखातब किया, क्या बात है? राजकमल ने बेमुश्किल खुद को संभाला, क्या सोच रही है? मैं सख्त परेशान हूँ मजंडा, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। मैं एक मशवरा दूँ देवी, बता क्या कहना चाहता है। इस समय तो बदले की भावना छोड़ दे। तूने जो कुछ सीखा है उसे याद कर, बदान हासिल कर और इतनी बड़ी शक्ति हासिल कर ले कि संगी और महासंगी तेरे कब्जे में हों। ज्ञान पूरा हो तो फिर खेल में मजा आता है। ओहो, बात तो ठीक कहता है, लेकिन क्या देवी? मैं ये ज्ञान कहाँ से हासिल करूँ? इसके बारे में मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ। ओहो, वो किस तरह? ज्ञान के दो रूप होते हैं। शक्ति दो तरह की होती है, एक सिफली, दूसरी अमली। हाँ, मैं जानती हूँ। तूने गलत रास्ता इख्तियार किया था। अब तू सिफली शक्ति हासिल कर, मगर कहाँ से? तुझे अपने साथ गुर बनाने होंगे और पहले तो उनके चरणों में जाएगी, उनकी सेवा करेगी, तब कहीं जाकर तुझे ज्ञान हासिल होगा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा मजंडा। अगर मेरी बात पर तैयार हो तो मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तैयार हूँ। राजकमल ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बदले की भावना निकल गई तेरे मन से। हाँ, जब शक्ति ना हो तो लड़ना बेकार है, और फिर यूं भी मुझे उस राजधानी से कोई दिलचस्पी नहीं। जो खेल मैंने शुरू किया था, अगर वो जारी रहने दिया जाता तो मैं गोल किले से कभी ना निकलती। तब ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ जाओगे? मैं तुझे पहले गुरु के पास ले चलूंगा। बस पहली सीढ़ी चढ़ जाना और उसके बाद तुझे रास्ता मिलता चला जाएगा। ठीक है मजंडा, मैं तैयार हूँ। बस फिर अभी ये जगह छोड़ देते हैं। लेकिन क्या यहाँ से निकलना आसान होगा? अब मजंडा इतना कमजोर भी नहीं है कि तुझे यहाँ से निकाल कर भी ना ले जा सके। आ देवी। मजंडा ने आगे बढ़कर राजकमल का हाथ पकड़ लिया और राजकमल ने कोई तर्ज ना किया। वो मजंडा के साथ खुले दरवाजे से बाहर निकल गई। रास्ते में पहरेदार मिले। खुद राजकमल के कमरे के दरवाजे पर भी संतरी मुस्तैद खड़े थे, लेकिन राजकमल की तरफ उन्होंने तवज्जो बना दी और यूं लगता था जैसे वो अंधे हो गए हों। थोड़ी देर के बाद वो राजमहल से बाहर निकल आए। तब राजकमल एक लम्हे के लिए रुक गई और महल को देखते हुए कहा, ठीक है जेतलक, मैं जा रही हूँ, लेकिन कितना ही समय बीत जाए शक्ति हासिल करने में। शक्ति हासिल करने के बाद तुझे देखूंगी, तू आराम से राज नहीं कर सकेगा। देवी, शक्तिमान बनने के बाद जो मन चाहे करना, अपनी भावना अपने मन में यही रख। अब मजंडा ने कहा और राजकमल उसके साथ चल पड़ी। रात की तारीकी में मजंडा के कदमों की रफ्तार काफी तेज थी। राजकमल को कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो उसका साथ दे रही थी। मजंडा ने उसका हाथ पकड़ रखा था, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं हुई और वह सुकून से चल रही थी। लेकिन उसका दिल सुलग रहा था और वह उन सारी बातों के बारे में सोच रही थी और उसके दिल में इंतकाम की आग तेज होती जा रही थी। काफी दूर चलने के बाद वो किसी कदर थकन महसूस करने लगी और उसकी रफ्तार सुस्त हो गई। तब उसने अजीब से लहजे में मजंडा को आवाज दी और मजंडा रुक गया। पैदल ही चलता रहेगा रे? राजकमल ने पूछा। ओहो, देवी थक गई तो और क्या, कब तक चलती रहूं? नहीं देवी, तूने कहा होता, मजंडा ने कहा और रुककर एक तरफ देखने लगा। राजकमल भी रुक गई थी और फिर उसे अपने दाहिनी तरफ से घंटियों की आवाज सुनाई दी और चौंक कर उधर देखने लगी। उसके बाद उसने एक तवील सांस ली। एक खूबसूरत रथ उसके बिल्कुल करीब आ गया था। घंटियों की आवाज बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों से बुलंद हो रही थी। रथ उसके नजदीक आकर रुक गया। सवार हो जाओ देवी, मजंडा ने कहा। रथबान कौन है इसका? मैं हूँ देवी। ओहो, राजकमल ने कहा और रथ में बैठ गई। मजंडा ने बैलों की बागें संभाल ली थी और आगे बढ़ गए। ये सामने के पर्दे हटा दे मजंडा। जो आ गया देवी, मजंडा ने तामील की। हमें कितने दूर चलना होगा? हम तालकंड चलेंगे देवी। ये कहाँ है तो बहुत दूर, पर ये बैल बहुत जल्द पहुंचा देंगे, मजंडा ने जवाब दिया और राजकमल ने गर्दन हिला दी। एक बार वह फिर सोच में डूब गई थी। जैसा कि मजंडा ने कहा है कि 7 गुरु से ज्ञान हासिल करने के बाद बहुत बड़ी शक्तिमान बन जाऊंगी। अगर ऐसा हो जाए तो फिर, और उसके बाद क्या करना चाहिए, वो सोचने लगी। गोल किले की तफरीहात उसकी पसंदीदा तफरीहात थी। बिलाशुबा किले में जो चंद रोज गुजारे थे वो उसकी जिंदगी के सुनहरी दिन थे। हर रात नया जवान, हर रात नई जिंदगी और उसके दिल की सारी हसरतें पूरी हो जाती थीं। तवील अरसा जो उसने महरूमी की जिंदगी गुजारी थी,
उसका अजाला हो गया था। हैरानो परेशान नौजवान जो खामोशी से पकड़ कर लाए जाते थे उसे देखकर दंग रह जाते, और उनमें से एक भी तो ऐसा नहीं था जो उसे देखने के बाद अपने हवास पर काबू रख सका हो। सब के सब मतवाले बन जाते थे। वो भूल जाते थे कि उन्हें किन हालात में यहाँ लाया गया है। पहले तो वह हैरान होते, फिर राज कंवल की मोहब्बत पाकर सब कुछ भूल जाते, और फिर उनके जज्बात काबिल दीद होते थे, और उसके बाद उन्हें मौत का मज़ा चखना होता था। मौत का मज़ा गोया उनकी ज़िंदगी का महासल वो एक रात होती थी। एक रात राज कंवल के बदन में सुरूर की लहरें दौड़ गईं और उसने आंखें बंद कर ली, पर एक मनोवर सी शक्ल उसकी आंखों में रह गई। ये सुंदर था। ओहो कम वक्त सुंदर, कम वक्त रतन सिंह, और उसे मेरी ये खुशियां पसंद नहीं आई। उसने रंग में भंग कर दिया और जे तलक भी उसके साथ था, और उसने आंखें खोल दी। इंतकाम की चिंगारियां उसकी आंखों से निकल रही थी और वो कुर्ब से तड़पने लगी। मजंडा उसकी कफियत से बाखबर रथ हाँक रहा था।